हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं ब्लड सेल्स के बारे में, जो ब्लड कार्पोसेल्स हैं उनके बारे में। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी प्लाज्मा के बारे में, और आज हम चर्चा कर रहे हैं किसके बारे में, ब्लड कार्पोसेल्स के बारे में। आप सबको पता है कि ब्लड कार्पोसेल्स 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। हम फर्स्ट जो ब्लड सेल्स है उसके बारे में चर्चा करते हैं, आरबीसी, जिसको रक्ताणु बोला जाता है। यह सबसे ज्यादा परसेंट पाई जाने वाली ब्लड सेल्स है, मतलब ये टोटल ब्लड सेल्स की 99% होती है। सबसे ज्यादा मात्रा में जो ब्लड सेल्स पाई जाती है वो कौन है, आरबीसी, यानी रेड ब्लड सेल। इनका रासायनिक नाम इरिथ्रोसाइट होता है। इनका रासायनिक नाम क्या होगा, इरिथ्रोसाइट। इनकी जो संरचना होती है किस रूपी होती है, इनकी जो आकृति होती है वर्ताकार होती है, डिस्क रूपी होती है, उभयतल होती है। यानी डिस्क रूपी को हम बोल सकते हैं चपटी, और उभयतल मतलब जिसके दोनों तरफ, अब जैसे कोई भी आकृति हो चपटी रहेगी तो उसके दोनों तरफ तल बन जाएंगे, तो ये वर्ताकार होती है, डिस्क रूपी होती है, उभयतल होती है, और ये चपटी सेल्स होती हैं। यदि बात करें तो ये रंगीन होती हैं। जो आरबीसी होती है वो रंगीन होती है, यानी लाल कलर की होती है, केंद्रक विहीन होती है एवं माइटोकॉन्ड्रिया विहीन होती है। जो कोशिका का पावर हाउस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया इनमें अनुपस्थित होता है। केंद्रक विहीन होती है मतलब इनमें एक न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा है, जो स्तनधारियों की आरबीसी होती है उसमें न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है, मतलब न्यूक्लियस उसमें नहीं पाया जाता। बट आप याद रखना, 2 स्तनधारी हैं, एक तो ऊंट एवं एक लामा। इन दोनों स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, आज हम सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे जो आरबीसी की बुक में है, क्योंकि काफी समय से बच्चों की डिमांड थी कि सर जो आरबीसी बुक के 12th क्लास के वीडियोज अपलोड किए जाएं, इसलिए आज सिर्फ आरबीसी की बुक के वीडियोज अपलोड किए जाएंगे। हम नेक्स्ट वीडियो एनसीईआरटी लेवल से अपलोड करेंगे, यदि विस्तार से उसमें आपको बताया जाएगा। बस आप इसमें इतना याद रखें कि जो ऊंट एवं लामा है उनकी जो आरबीसी होती है उसमें केंद्रक पाया जाता है। यदि इनके डायमीटर की बात करते हैं तो इनका जो डायमीटर होता है आरबीसी का वो 7 से 8 म्यूएम होता है। यदि इनकी मोटाई की बात करें तो इनकी मोटाई होती है समथिंग 2 म्यूएम, मतलब। और इनके नंबर यदि बात करें, देखो इनके नंबर कितने होते हैं। मेल में इनका नंबर होता है 50 से 55 लाख प्रति घन मिमी, यानी जो नर होता है, नर में इसके नंबर कितने होंगे, 50 से 55 लाख प्रति घन मिमी। और जो फीमेल होती है उस फीमेल में इनके नंबर होते हैं 45 से 50 लाख प्रति घन मिमी, यानी मेल में आरबीसी की संख्या ज्यादा पाई जाती है फीमेल की तुलना में। यदि इनके जीवन काल की बात करें तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है, मतलब समथिंग हम बोल सकते हैं 4 महीने। 120 दिन का मतलब कितना होता है, 4 महीने। अब आप ध्यान रखना, आरबीसी में एक लाल रंजक प्रोटीन पाई जाती है, यानी लाल रंग की प्रोटीन पाई जाती है, जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। क्या बोलेंगे उसको, हीमोग्लोबिन। इसी प्रोटीन की वजह से रुधिर का रंग लाल होता है। पहला क्वेश्चन याद रखना, रुधिर का रंग क्या होगा, रुधिर का रंग लाल होता है। किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से। इस हीमोग्लोबिन को श्वसन वर्णक बोला जाता है। यदि क्वेश्चन आ जाए 1 नंबर में कि मानव श्वसन वर्णक किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, हीमोग्लोबिन के साथ। क्यों, क्योंकि हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से दोस्ती होती है। किससे, हीमोग्लोबिन की किससे होगी, O2 से क्या होती है, O2 से दोस्ती होती है। मतलब इसको ऑक्सीजन पूरी बॉडी में जहां भी दिखती है ये लेके भाग जाता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, श्वसन वर्णक। यानी जो श्वसन की क्रिया है बिना हीमोग्लोबिन कभी पूर्ण नहीं हो सकती, तो इसको क्या बोला जाएगा, श्वसन वर्णक। अब आप ध्यान रखना, एक हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। मैंने यहां पे लिखा है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, एवं 4 फेरस, कौन सा आयन है, फेरस आयन युक्त हिम समूह होता है। मतलब जो आयरन वाला समूह है, इस आयरन वाले समूह को क्या बोलते हैं, हिम समूह बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हिम समूह बोला जाता है। और इसमें कितने आयन होंगे, आयरन के कितने आयन होंगे, 4 आयन। और आयरन कौन सी फॉर्म में पाया जाएगा, फेरस के रूप में, मतलब Fe+2। तो 4 तो क्या होंगे हीमोग्लोबिन में, पॉलीपेप्टाइड चेन, एवं 4 क्या होंगे,
फेरस युक्त हिम समूह पाया जाता है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से क्या होती है, दोस्ती होती है, मतलब ये ऑक्सीजन से क्या होती है, जुड़ती है। तो हीमोग्लोबिन O2 के साथ जुड़कर क्या बनाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाएगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, और ये उत्क्रमणीय रूप से जुड़ती है। कौन से रूप से जुड़ेगी, उत्क्रमणीय रूप से, मतलब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन मिलकर क्या बनाएंगे, ऑक्सीहीमोग्लोबिन। और ये टूटकर बाद में ऑक्सीजन अलग हो जाता है, हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है। उत्क्रमणीय मतलब जो दोनों दिशाओं में हो, इस अभिक्रिया क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। आप सबको पता है कि ऑक्सीहीमोग्लोबिन फेफड़ों में बनता है, यानी कुपिकाओं में बनता है। हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में इसके बारे में पढ़ेंगे, यानी जो ऑक्सीहीमोग्लोबिन कहां बनेगा, कुपिकाओं में, और ये ऊतकों में जाकर क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। तो ये इसलिए बोलते हैं कि जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन से उत्क्रमणीय रूप से जुड़कर क्या बनाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। अब एक स्वस्थ व्यक्ति में जो हीमोग्लोबिन की संख्या होती है वो जानना 15 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। 15 ग्राम क्या होगी, पर डेसीलीटर, 15 ग्राम पर डीएल, मतलब 15 ग्राम पर डेसीलीटर एक स्वस्थ व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की क्या होती है, संख्या होती है। अब आप यहां ध्यान रखना, यदि बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, मुख्यतया जैसे 10 ग्राम पर डीएल से हीमोग्लोबिन कम हो जाता है बॉडी में, तो उस सिचुएशन में कौन सा रोग हो जाता है, आप ध्यान रखना, कौन सा होगा, ध्यान रखना, एनीमिया। कौन सा रोग हो जाएगा, एनीमिया रोग हो जाता है। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया। यह क्वेश्चन आता है शरीर में लोहे तत्वों की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया। क्योंकि शरीर में लोहे तत्वों की कमी होगी, मतलब आयरन की कमी होगी, तो आयरन की कमी होगा तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगी तो बॉडी में ऑक्सीजन का परिवहन नहीं होगा, और ऑक्सीजन का परिवहन नहीं होगा तो हर अंग एवं ऊतक को ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाएगी, और वहां पे अपना जो रेस्पिरेशन की क्रिया है वो क्या नहीं हो पाएगी, पूर्ण नहीं हो पाएगी। इस वजह से जैसे चक्कर आना, जी मिचलाना, थकान रहना, घबराहट रहना, ये इसके किसके सिम्टम है, एनीमिया के क्या है, सिम्टम है। यदि इस हीमोग्लोबिन की पूर्ति करने के लिए हमें आयरन युक्त डाइट का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे एप्पल खाने चाहिए, पालक खाना चाहिए, बैंगन खाने चाहिए, यानी वो सब अपने भोजन में सम्मिलित करना चाहिए जिनमें आयरन की मात्रा हो। आजकल गवर्नमेंट स्कूलों में विशेष तरह से जो बालिकाएं हैं उनको भारत सरकार के द्वारा आयरन की टैबलेट भी प्रोवाइड करवाई जाती है, क्योंकि हिंदुस्तान में 60 से 70% महिलाओं में एनीमिया की प्रॉब्लम रहती है, किसे, मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से। तो जो औसत हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, 15 ग्राम पर डेसीलीटर। अब हम चर्चा करते हैं इसके बारे में। अब जो आरबीसी का जो जीवन काल होता है, मैंने चर्चा किया था 120 डेज होता है। 120 दिन के बाद जो आरबीसी का जो विघटन होता है, यानी आरबीसी जो अलग अलग टूटती है, वो विघटन होता है, वो होता है एक तो स्प्लीन में, किसमें होगा, मुख्यतः स्प्लीन में, और दूसरा लीवर में। यानी मृत आरबीसी का अपघटन कहां होगा, स्प्लीन और लीवर में। इसीलिए स्प्लीन को आरबीसी का क्या बोला जाता है, कब्रिस्तान। क्या बोला जाएगा, आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। मतलब जैसे अपने कब्रिस्तान में क्या होता है, मृत व्यक्ति का अपघटन होता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, कब्रिस्तान। यहां पे आरबीसी का विघटन कहां हो रहा है, स्प्लीन में, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, कब्रिस्तान। किसी भाई को ऑब्जेक्शन हो तो इसको शमशान बोल देना, वही बात है। शमशान में भी क्या होगा, विघटन होता है, या भी क्या होगा, मृत आरबीसी का विघटन होता है। अभी जब आरबीसी का विघटन हो जाता है तो इस हीमोग्लोबिन भी क्या होता है, अलग होता है। तो हीमोग्लोबिन में मुख्यतया 2 चीजें पाई जाती है, एक तो मैंने बताई थी क्या, पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन, ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है ये तो बदल जाती है एमिनो एसिड में। किसमें बदल जाएगी, एमिनो एसिड में। अच्छी तरह याद रखना, जो पॉलीपेप्टाइड चेन होगी, जो ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, विघटन के बाद किसमें बदल जाएगी,
एमिनो एसिड में। अब दूसरा क्या था, हिम समूह। क्या था, हिम समूह। ये हिम समूह आयरन के रूप में, किसके रूप में, आयरन के रूप में यकृत में स्टोर कर लिया जाएगा। एक तो किसमें, यकृत में स्टोर कर लिया जाएगा। किसके रूप में, आयरन के रूप में यकृत में क्या कर लिया जाएगा, स्टोर कर लिया जाएगा। और जो शेष बच जाएगा, जो शेष हिम समूह है जो बच जाएगा, वो बिलीरुबिन, बिलीरुबिन एवं बिलीवार्डिन के रूप में, बिलीवार्डिन के रूप में यकृत में संग्रहित कर लिया जाता है। यानी कुछ इनका हिस्सा तो आयरन के रूप में क्या कर लिया जाएगा, संग्रहित कर लिया जाएगा, और जो कुछ हिस्सा किसके रूप में, बिलीरुबिन एवं बिलीवार्डिन के रूप में। बिलीरुबिन एवं बिलीवार्डिन को आपको पता है क्या बोलते हैं, पित्त वर्णक। क्या बोला जाता है इनको, पित्त वर्णक। इनकी अधिकता की वजह से, आप सबको पता है कि बिलीरुबिन एवं बिलीवार्डिन की अधिकता की वजह से व्यक्ति में पीलिया नामक बीमारी होती है, जिसके बारे में विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। मतलब क्या हो जाता है, पीलिया। यदि इनकी संख्या ज्यादा बढ़ जाती है तो कौन सा रोग हो जाएगा, पीलिया नामक बीमारी हो जाती है। किसके लिए, बिलीरुबिन एवं बिलीवार्डिन के रूप में। अब ये तो थी आरबीसी के बारे में जानकारी। अब आरबीसी के कार्य क्या है, हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ आरबीसी। आरबीसी के कार्य क्या है, देखो आरबीसी के मुख्य कार्य क्या है। पहला कार्य क्या है, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर मतलब जो आरबीसी होती है शरीर का तापमान नियंत्रित करती है। मतलब जो बॉडी टेम्परेचर होता है उसको क्या करेगी, मेंटेन करेगी। नंबर 2, ट्रांसपोर्ट फूड एंड हार्मोन्स। मतलब अपनी बॉडी में भोज्य पदार्थ और हार्मोन्स का क्या करती है, परिवहन करता है। आपने देखा होगा हार्मोन किससे निकलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से, अंतःस्रावी ग्रंथियों से। वो अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती है, नलिकाविहीन, तो उनका परिवहन कौन करता है, रुधिर। और जो भोज्य पदार्थों का परिवहन मुख्य रूप से कौन करेगी, आरबीसी। नंबर 3, ये अपनी बॉडी में गैसों का परिवहन करती है। मतलब ये किसका कर लिख सकते हैं, ट्रांसपोर्ट O2 एंड CO2, O2 एंड CO2। अभी आपको मैंने पहले बताया था कि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, वो ऑक्सीजन के साथ जुड़कर क्या बनाएगा, ऑक्सीमोग्लोबिन। या मैं यूं बोलूं, ये फेफड़ों से ऑक्सीजन को अंगों एवं ऊतकों में पहुंचाती है, और वहां से CO2 को वापस कहां ले आकर आती है, फेफड़ों में लेकर आती है, जिसको हम बाहर छोड़ देते हैं। तो ये गैसों का परिवहन करती है, अपनी बॉडी में क्या करेगी, गैसों का परिवहन करती है। जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं यानी N2, जो उत्सर्जी पदार्थ है उनका परिवहन करती है। मतलब उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करेगी, पदार्थों का परिवहन। आपने देखा होगा जो उत्सर्जी पदार्थ अपना यूरिया, यूरिया का निर्माण कहां होता है, लीवर में। लीवर से उसको किडनी में कौन लेके आता है, ब्लड, और किडनी के थ्रू क्या कर दिया जाता है उसको शरीर से बाहर। ये थे आरबीसी के क्या मुख्य फंक्शन। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं किसके बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में। देखो डब्ल्यूबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी को हिंदी में बोलते हैं श्वेताणु, जिसका रासायनिक नाम है ल्यूकोसाइट। तो डब्ल्यूबीसी का रासायनिक नाम क्या है, ल्यूकोसाइट। जो ये डब्ल्यूबीसी होती है यानी व्हाइट ब्लड सेल, ये एक तो केंद्रक युक्त होते हैं, क्योंकि हमने आरबीसी में देखा कि आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है, तो इनमें केंद्रक पाए जाते हैं। यह आरबीसी से बड़ी होती है तथा रंगविहीन होती है। मतलब यह कैसी है, रंगविहीन। क्योंकि ये रंगविहीन क्यों है, क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होता है। और मैंने आपको पहले बताया था कि आरबीसी का लाल रंग किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से, और इनमें हीमोग्लोबिन क्या होता है, अनुपस्थित होता है। इनकी यदि संख्या की बात करें
तो ये आरबीसी की तुलना में बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं। इनकी संख्या 6 से 8 हजार प्रति घन मिमी होती है। हो सकता है अलग अलग बुक में थोड़ा डिफरेंस रहे, परंतु ये औसत है, 6 से 8 हजार प्रति इनकी क्या होती है, संख्या घन मिमी होती है। यदि आरबीसी की तुलना में डब्ल्यूबीसी का अनुपात देखें, यानी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात देखते हैं, तो इनका अनुपात होता है 600:1। यानी जो संख्या होती है डब्ल्यूबीसी की आरबीसी की तुलना में वो कितनी होती है, 600:1। यानी 600 आरबीसी के ऊपर 1 डब्ल्यूबीसी पाई जाती है। यदि इनके जीवन काल की बात करते हैं तो 7 से 10 दिन होता है। और आप ध्यान रखना, ये मैंने औसत बताया, अलग अलग बुक में आप YouTube पे अलग अलग वीडियो देखोगे, उनमें हर बुक में इनका जीवन काल अलग अलग देके रखता है, क्योंकि इनका जीवन काल अलग अलग होता है। कोई 7 से 10 दिन तक जिंदा रहती है, कोई 13 से 20 दिन तक डब्ल्यूबीसी जिंदा रहती है, कोई डब्ल्यूबीसी 100 दिन तक भी जिंदा रहती है। तो इनका औसत जीवन काल 7 से 10 दिन तक होता है। इनका एक प्रमुख लक्षण होता है, ध्यान रखना, इनका एक प्रमुख लक्षण क्या है, अम्बीबीय गति। यानी जो अम्बीबा होता है उसकी तरह क्या गति करती है। जो एक कोशी के जीव है अम्बीबा, उसकी तरह गति करते हैं। यही इनका प्रमुख लक्षण है, क्या, अम्बीबीय गति। अब देखते हैं हम डब्ल्यूबीसी के पार्ट। डब्ल्यूबीसी मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, यानी जो श्वेताणु है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। यहां से आप ध्यान रखना, यहां से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आने के पूरे चांस होते हैं। तो जो डब्ल्यूबीसी है मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट, जिनको हिंदी में बोलते हैं कणिका में श्वेताणु और कणिका रहित श्वेताणु। कणिका रहित और कणिका में, मतलब इनको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। देखो इन कणिका में और कणिका रहित क्या है। जो एक कणिका में डब्ल्यूबीसी है, इनके कोशिका द्रव्य में, जैसे ये कोई डब्ल्यूबीसी है, ये इनका न्यूक्लियस है, तो इनके कोशिका द्रव्य में अभिरंजकों से अभिरंजित होने योग्य कण पाए जाते हैं। यानी ऐसे कण पाए जाते हैं जिनको हम अभिरंजकों से अभिरंजित कर सकते हैं, उनको कलर्ड किया जा सकता है। इस प्रकार से कण पाए जाते हैं। और जो इनका केंद्रक होता है, इनका जो केंद्रक होता है वो खंडों में बटा होता है, यानी अलग अलग पिंडों में बटा होता है। जैसे ये न्यूक्लियस है, इस प्रकार से अलग अलग पिंडों में इनका न्यूक्लियस अलग अलग खंडों में बटा होता है। तो इनकी 2 प्रमुख विशेषता होती हैं। 2 विशेषता क्या होंगी, एक तो कोशिका द्रव्य में कण उपस्थित होंगे, क्या होंगे, एक तो कोशिका द्रव्य में कण उपस्थित होंगे, और दूसरा क्या होगा, केंद्रक खंडों में बटा होगा, केंद्रक खंडों में बटा हुआ होगा। इसलिए इनको देखो नाम से पता चल रहा है कणिका में, मतलब जिनके साइटोप्लाज्म में अभिरंजकों से अभिरंजित होने योग्य क्या पाए जाते हैं, कण पाए जाते हैं, तथा इनका केंद्र क्या होता है, खंडों में बटा होता है। कणिका रहित इसका उल्टा है, ना तो इनके कोशिका द्रव्य में क्या होंगे, कण पाए जाएंगे, यानी कोशिका द्रव्य में किसी प्रकार के कण नहीं पाए जाएंगे, ना इनका केंद्र खंडों में बटा हुआ होगा, इसलिए इनको बोलते हैं कणिका रहित। ध्यान रखना, यह टोटल डब्ल्यूबीसी की 65% होती है। यानी जो ग्रेनुलोसाइट होती है वो टोटल डब्ल्यूबीसी कितनी होंगी, 65%, और ये कितनी होगी, तो कॉमन सेंस है, ये 65 है तो ये कितनी होगी, 35। यानी जो एक ग्रेनुलोसाइट होंगी वो कितनी प्रतिशत होंगी, 35%, और जो ग्रेनुलोसाइट होंगी वो कितने होंगी, 65%। ये जो ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं ये 3 प्रकार की होंगी। पहली न्यूट्रोफिल, नंबर 2 इओसिनोफिल, और नंबर 3 बेसोफिल। जो ग्रेनुलोसाइट है ये 2 प्रकार की होंगी, मोनोसाइट और नंबर दूसरी होगी लिम्फोसाइट, नंबर 2 पे आएगा
लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट यानी यदि हम वैसे बात करें तो डब्ल्यूबीसी मुख्यतः 5 प्रकार की होती हैं, आपको याद करनी है। न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। अच्छी तरह याद हो गया। अब देखते हैं, देखो देखो ये टोटल कितनी होती है 65%, वो कितनी है 35%। जो इनमें जो न्यूट्रोफिल होती है वो 62% होती है। कितनी होगी 62%। जो इओसिनोफिल होगी वो कितनी होगी 2.5%। जो बेसोफिल होगी वो कितनी हो जाएगी 0.5%। 62 और 2.5 और 0.5 टोटल कितना हो गया 65। यदि मोनो इनकी बात करें तो मोनोसाइट 5% होती है और लिम्फोसाइट 30% होती है। इस प्रकार से इनकी जो मात्रा पाई जाती है अपनी बॉडी में। अब जो ये न्यूट्रोफिल है, ये न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा प्रतिशत पाई जाती है। यदि क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी डब्ल्यूबीसी बॉडी में सबसे ज्यादा प्रतिशत पाई जाती है, आपको दिखाई दे रहा होगा जो न्यूट्रोफिल है ये कितनी पाई जाती है 62%। कितनी पाई जाएगी। और जो सबसे कम मात्रा में पाई जाती है वो बेसोफिल पाई जाती है। अब इनके बारे में हम एक एक के बारे में चर्चा करते हैं, यहां से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहली हम लेते हैं न्यूट्रोफिल। पहली के बारे में हम चर्चा करेंगे, किसके बारे में, जैसा कि मैंने आपको बताया कितनी होती है 62%। कितनी होगी 62%। इनका जो केंद्रक होता है, ध्यान रखना, केंद्रक 2 से 7 पिंडों में बटा होगा। कितने पिंडों में 2 से 7 पिंडों में बटा होगा। मैंने आपको पहले ही बताया है कि इनका जो केंद्रक होता है वो खंडों में बटा होता है। यानी जो कणिका में डब्ल्यूबीसी होती है उनका केंद्र कितने खंडों में बटा होगा, तो इनका केंद्रक कितने खंडों में बटा होता है 2 से 3 खंडों में या पिंडों में बटा हुआ होता है। अब जो इसके जो कोशिका द्रव्य है, जैसे ये एक साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म में जो कण पाए जाते हैं, जो कण पाए जाते हैं वो किसी भी अभिरंजक से अभिरंजित हो जाते हैं। यानी चाहे वो अम्लीय हो चाहे वो क्षारीय हो, यानी किसी भी अभिरंजक से अभिरंजित हो जाते हैं। या मैं यूं बोलूं, चाहे इनके कणों को अम्लीय अभिरंजक से अभिरंजित करो चाहे क्षारीय रंजक से अभिरंजित करो, इन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये समान प्रकार से अभिरंजित होती है। इसीलिए तो इनको क्या बोलते हैं न्यूट्रोफिल, यानी ये न्यूट्रल रहते हैं। इसीलिए इसको हिंदी में बोलते हैं उदासीन रंजक। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में उदासीन रंजक। उदासीन रंजक मतलब ये किसी भी अभिरंजक से अभिरंजित हो जाते हैं, चाहे वो अम्लीय हो चाहे वो क्षारीय हो। इसलिए तो इसका नाम है न्यूट्रल। न्यूट्रल यानी उदासीन, तो इनको उदासीन रंजक भी बोला जाता है। इनका एक प्रमुख लक्षण होता है, यह कोशिकाओं की जो सेल वॉल होती है, जो कोशिकाओं की क्या होती है सेल वॉल होती है, उस सेल वॉल के आर पार चली जाती है। क्या चली जाती है, मतलब उस सेल वॉल के पार चली जाती है। उस गुण को बोलते हैं कोशिका पारण। क्या बोलेंगे उस गुण को, कोशिका पारण कहा जाता है। यानी इनमें कोशिका पारण की क्षमता पाई जाती है, मतलब ये उसके आर पार हो जाती है। यदि मैं बात करूं तो ध्यान रखना, इनको बक्सक सेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको, बक्सक सेल्स बोला जाता है, यानी फेगोसाइट्स। यानी ये अपनी बॉडी में बक्सकाणु का कार्य करती हैं। किसका कार्य करेंगी ये, बक्सकाणु का कार्य करती हैं। यानी जो अपनी बॉडी में जो बाह्य एंटीजेंस होती हैं उनको मारने का कार्य करती हैं। अभी ध्यान रखना, इनको तो बक्सक सेल्स बोलते हैं, अभी थोड़ी देर बाद में मोनोसाइट्स पढ़ेंगे, उनको महाबक्सक बोला जाता है। यानी ये मोनोसाइट्स के साथ मिलकर अपनी बॉडी में बक्सकाणु का कार्य करती हैं। आई होप समझ में आया होगा। न्यूट्रोफिल 62% पाई जाती है। इनका केंद्रक 2 से 7 पिंडों में बटा होता है। ये उदासीन रहती है, मतलब किसी भी अभिरंजक के प्रति कोई ज्यादा क्रिया नहीं करती हैं, इसलिए इनको उदासीन रंजक
WBC भी बोला जाता है। ये सेल वॉल के आर पार चली जाती है, इस गुण को कोशिकापरण बोलते हैं। और इनका प्रमुख कार्य है बक्षकाणु का। किसका कार्य है? बक्षकाणु का कार्य है। अब हम बात करते हैं इयोसिनोफिल की। नंबर 2, इयोसिनोफिल। जैसा कि आपको मैंने पहले बता दिया, ये कितनी होती है? 2.5%। अब ध्यान रखना, ये जो इनका केंद्रक 2 खंडों में बटा होता है। कितने खंडों में बटा होगा इनका केंद्रक? 2 खंडों में बटा होता है। इनके जो अभिरंजक पाए जाते हैं, यानी इनमें जो अभिरंजक पाए जाते हैं, जो इनके कोशिका द्रव्य में मैंने पहले बताया जो कण पाए जाते हैं, वो अम्लीय अभिरंजक। जो एक अम्लीय अभिरंजक है, कौन सा? इयोसिन। इयोसिन से हल्के लाल या गुलाबी अभिरंजित होते हैं। याद रखना, या तो हल्के लाल होंगे या गुलाबी अभिरंजित होते हैं। यानी इनके कोशिका द्रव्य में जो कण पाए जाते हैं वो एक अम्लीय अभिरंजक है। कौन सा? इयोसिन। इसीलिए इनका नाम क्या रहा? इयोसिनोफिल। इसी के नाम पर। उससे या तो ये हल्की लाल अभिरंजित होंगी या गुलाबी अभिरंजित होती हैं। इनमें कोशिका पारण की क्षमता, किसकी क्षमता? कोशिका पारण की क्षमता कम होती है। इनमें कोशिका पारण की क्षमता क्या होती है? मतलब ये सेल वॉल के आर पार ज्यादा नहीं जाते। देखो इनका प्रमुख कार्य क्या है। एक तो ये शरीर की परजीवी संक्रमण, क्या? परजीवी संक्रमण एवं एलर्जी कारकों से सुरक्षा करती हैं। किससे सुरक्षा करेंगी? एलर्जी कारकों से सुरक्षा करती हैं। कार्य क्या है इनका? एक तो अपनी बॉडी में जो परजीवी संक्रमण हो जाता है, यानी बाहर से कोई जीव आ जाता है, जैसे जू है, जू भी एक परजीवी है, तो एक तो उनसे अपनी सुरक्षा करती है। दूसरा एलर्जी। आपको पता है एलर्जी किसे बोलते हैं? किसी बाह्य कारक से के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो जाना क्या कहलाती है? एलर्जी। जैसे सजीवता का प्रमुख लक्षण है क्या? संवेदनशीलता। तो उसके प्रति ज्यादा संवेदनशील हो जाना क्या कहलाएगा? एलर्जी। तो हमेशा क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन कि एलर्जी के दौरान कौन सी सेल्स की संख्या ज्यादा बढ़ जाती है? ध्यान रखना, इयोसिनोफिल। यानी अपनी बॉडी में जब हम डायग्नोसिस करते हैं, अपनी बॉडी में जब परजीवी संक्रमण होता है या कोई एलर्जी कारक अपनी बॉडी में होते हैं, तो उस वजह से अपनी बॉडी में इयोसिनोफिल की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ये इसके क्या है? प्रमुख कार्य। तीसरी आती है कौन सी? बेसोफिल। बेसोफिल। अब चर्चा करते हैं, जो बेसोफिल है वो 0.5% होता है। कितनी होती है? 0.5% होती है। और जो इनका केंद्रक होता है, ध्यान रखना, इनका केंद्रक 2 से 3 खंडों में बटा होता है। इनका केंद्रक कितने खंडों में बटा होगा? 2 से 3 खंडों में बटा हुआ होता है। जो इनके कोशिका द्रव्य में जो कण पाए जाते हैं वो ध्यान रखना एक क्षारीय अभिरंजक है। क्या है? क्षारीय अभिरंजक, जिसका नाम है मिथाइलिन ब्लू। क्या नाम है? अच्छी तरह याद रखना, मिथाइलिन ब्लू से हल्के नीले अभिरंजित होते हैं। यानी इनके कोशिका द्रव्य में जो कण पाए जाते हैं वो एक क्षारीय अभिरंजक है,
उसका नाम आपको याद रखना है, नाम क्या है, मिथाइलिन ब्लू। और उससे किस रंग में अभिरंजित होंगे, नीले अभिरंजित होते हैं। देखो अभिरंजक का मतलब आप सीधा सा मतलब कलर करना, क्या करना, कलर करना। तो मिथाइलिन ब्लू से क्या हो जाएंगे, हल्के नीले अभिरंजित होते हैं। देखो इनका प्रमुख कार्य क्या है, इनका प्रमुख कार्य है, ये 3 प्रकार की प्रोटीन का स्रावण करती हैं, इफेरिन, हिस्टामिन एवं सीरोटोनिन। याद रखना 3 प्रोटीन का स्रावण करेंगी है, इफेरिन, हिस्टामिन एवं सीरोटोनिन। एक एक के कार्य देखना। आपको पता है इफेरिन रुधिर वाहिकाओं में रुधिर को जमने नहीं देती, हिस्टामिन रुधिर वाहिकाओं में संकुचन पैदा करती है, क्या करेगी, संकुचन पैदा करेगी, जिसकी वजह से रुधिर आगे बहता है। सॉरी हिस्टामिन एलर्जी क्रियाओं में भाग लेती है, किसमें भाग लेगी, एलर्जी क्रियाओं में। और जो सीरोटोनिन है वो रुधिर वाहिकाओं में संकुचन पैदा करती है, संकुचन पैदा करती है। नाउ यू अंडरस्टैंड। और जो हिपेरिन है वो रुधिर को जमने नहीं देती, रुधिर को जमने नहीं देती है। हिपेरिन रुधिर को रुधिर वाहिकाओं में जमने नहीं देगी, हिस्टामिन एलर्जी क्रियाओं में भाग लेगी, और सीरोटोनिन रुधिर वाहिकाओं में संकुचन पैदा करती है, जिसकी वजह से रुधिर क्या होता है, आगे बढ़ता है। अब ये तो हो गई ग्रेनुलोसाइट। अब चर्चा करते हैं जो ए ग्रेनुलोसाइट्स जो सेल्स हैं उनके बारे में, और उनमें पहली कौन सी है, मोनोसाइट। मोनोसाइट। अभी इनमें आपको पता है, आपको अच्छी तरह पता है कि मोनोसाइट में ना तो केंद्र खंडों में बटा होता और ना ही इनके कोशिका द्रव्य में अभिरंजकों से अभिरंजित होने योग्य कण पाए जाते हैं। मैंने बताया था ये टोटल डब्ल्यूबीसी की कितनी होती है, 5%। दूसरा क्वेश्चन ध्यान रखना, सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी, सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी। यदि क्वेश्चन आए कि सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी है, तो वो क्या है, मोनोसाइट। मोनोसाइट याद रख लेंगे। इनका जो आकार होता है, ध्यान रखना, इनका आकार जनरली सामान्य इनका आकार होता है 12 से 15 म्यू। कितना होगा, 12 से 15 म्यू। देखो परंतु इनमें एक क्षमता होती है, ध्यान रखना, परंतु इनमें एक क्षमता होती है कि ये रुधिर को पार करके, किसमें, परंतु इनमें एक क्षमता होती है, यह है रुधिर को पार करके, किसको पार करके, रुधिर को पार करके ऊतकों में आ जाती है, ऊतकों में आ जाती है, और वहां पर इनका आकार 80 म्यूएम तक हो जाता है। कितना हो जाएगा, तभी तो इनको बोलते हैं सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी। वहां पर इनका आकार समति कितना हो जाएगा, 80 म्यूएम तक हो जाता है। इसलिए कहां जाएंगे, रुधिर को पार करके कहां जाती हैं, ऊतकों में आ जाती हैं। उस अवस्था में इनको क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, मैक्रोफेज, मतलब हिंदी में बोलेंगे वृद्ध बक्षकाणु। क्या बोलेंगे इनको, वृद्ध बक्षकाणु, मैक्रोफेज। क्या बोलेंगे इनको, मैक्रोफेज के नाम से बोला जाता है, यानी वृद्ध बक्षकाणु के नाम से बोला जाता है। ये जो मोनोसाइट्स होती हैं, ये मोनोसाइट्स डब्ल्यूबीसी न्यूट्रोफिल के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर, मैंने पहले भी बताया था, न्यूट्रोफिल के साथ मिलकर प्रतिरक्षा की प्रथम पंक्ति बनाती हैं। क्या बनाएंगी, प्रतिरक्षा की प्रथम पंक्ति बनाती हैं, प्रथम पंक्ति बनाती हैं। किसके साथ मिलकर, न्यूट्रोफिल के साथ मिलकर। देखो मैंने बताया था न्यूट्रोफिल को क्या बोलते हैं, बक्षक सेल्स। तो ध्यान रखना, जो मोनोसाइट होता है उसको बोलते हैं महाबक्षक सेल। क्या बोलेंगे,
महाभक्षक सेल बोला जाता है, यानी वृद्ध भक्षकाणु, यानी ये काफी बड़ी होती है और ये जो बड़े बड़े जो आकार के जो एंटीजन्स होते हैं उनको भी खा जाती है, उनको भी नष्ट कर देती है। जो एंटीजन आकार में क्या होते हैं, बड़े होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं महाभक्षक सेल्स। क्या बोला जाएगा? और ये भी क्या कार्य करती है अपनी बॉडी में? वही भक्षकाणु का। किसका कार्य करेंगी? भक्षकाणु का। यानी जो बाह्य जो एंटीजन्स होते हैं उनको क्या करती है? ये नष्ट करती है, इसलिए इनको महाभक्षक सेल्स बोला जाता है। यानी अभी आपने रामायण देखी होगी, जो रामायण में छोटे छोटे जो राक्षस हैं उनको तो मान लेना न्यूट्रोफिल, और जो बड़ा राक्षस है रावण वो क्या है? मोनोसाइट। क्या है? मोनोसाइट। अब नेक्स्ट चर्चा करते हैं हम लिम्फोसाइट पर। लिम्फोसाइट, आपको पता है लिम्फोसाइट टोटल डब्ल्यूबीसी की कितनी होती है? 30%। टोटल डब्ल्यूबीसी कितनी होगी? लिम्फोसाइट टोटल डब्ल्यूबीसी की 30% होती है। यह एकमात्र डब्ल्यूबीसी, आप याद रखना। वैसे जो रुधिर के अलावा लसिका में भी पाई जाएगी। किस में पाई जाएगी? लसिका में। लसिका में, या हम बोल सकते हैं उत्कु में, यानी लसिका में भी मिलेगी और रुधिर में भी मिलेगी। जो एक और आगे पढ़ेंगे हम, जो अपना लिम्फ, एक और अपनी बॉडी में जो रंगहीन तरल पाया जाता है जिसको लिम्फ बोलते हैं, यानी रुधिर के अलावा लसिका में भी क्या पाई जाती है। देखो इनका निर्माण कहां होता है? इनका निर्माण मुख्यतः थाइमस ग्लैंड में होता है। कहां होगा? थाइमस ग्लैंड में होता है। बट एक बात यहां पर आप ध्यान रखना, थाइमस ग्लैंड में उन सेल्स से होता है। किससे? उन सेल्स से होता है जो जिनका निर्माण बोन मेरो में हुआ है। किन में हुआ है? बोन मेरो में हुआ है। यानी कुछ सेल्स होती हैं जो बोन मेरो से निकलकर कहां जाती हैं? थाइमस ग्लैंड में। कहां जाएंगी? थाइमस ग्लैंड में आ जाती हैं, और थाइमस ग्लैंड में आकर किसका निर्माण कर लेती हैं? लिम्फोसाइट का। या मैं दूसरी भाषा में बोलूं तो जो थाइमस ग्लैंड होती है इसको लिम्फोसाइट का प्रशिक्षण केंद्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रशिक्षण केंद्र बोला जाता है। मतलब जो लिम्फोसाइट की जो ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग कहां होगी? थाइमस ग्लैंड में। कहां होगी? थाइमस ग्लैंड में। यानी जो इनमें परिपक्वता आती है, अपने कार्य के प्रति जो परिपक्वता आएगी वो खाएगी थाइमस ग्लैंड में। इसीलिए थाइमस ग्लैंड को लिम्फोसाइट का प्रशिक्षण केंद्र कहा जाता है। अब ये जो इनका जीवन काल होता है, जो लिम्फोसाइट होती है इनका जीवन काल समथिंग 100 दिन तक का भी होता है। कितना होता है? यानी इनका जीवन काल 100 दिन तक का भी होता है। अब ये दो प्रकार की होती हैं, एक तो बड़ी लिम्फोसाइट और एक छोटी लिम्फोसाइट। जो बड़ी लिम्फोसाइट होती हैं उनका आकार 5 से 10 म्यूएम होता है, और जो बड़ी लिम्फोसाइट होती है उनका आकार 10 से 20 म्यूएम तक होता है। यानी दो प्रकार की होती हैं, एक तो बड़ी लिम्फोसाइट और एक क्या होंगी? छोटी लिम्फोसाइट। अब इनका प्रमुख कार्य क्या है? देखो इनका प्रमुख कार्य है, वैसे आगे और भी दो प्रकार की होती हैं, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। यानी दो प्रकार की होंगी, एक तो टी लिम्फोसाइट और दूसरी कौन सी होगी? बी लिम्फोसाइट। अब इनका प्रमुख कार्य क्या है? लिम्फोसाइट का प्रमुख कार्य है प्रतिरक्षा प्रणाली का निर्माण। किसका निर्माण? प्रतिरक्षा प्रणाली का निर्माण। जो अपनी बॉडी में जो इम्यूनिटी सिस्टम होती है, जो इम्यूनिटी सिस्टम है या जो इम्यून सिस्टम है, उसका निर्माण करने का प्रमुख रूप से कार्य कौन करती हैं? लिम्फोसाइट। ये लिम्फोसाइट मैंने पिछले वीडियो में बताया था, गामा ग्लोबुलिन। उन गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन के साथ इनका सामंजस्य रहता है और ये मिलकर अपनी बॉडी में प्रतिरक्षा प्रणाली, मतलब जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, उसका निर्माण करती हैं। इसीलिए तो ध्यान रखना, डब्ल्यूबीसी अपनी बॉडी में रोग जनकों से लड़ती है। यानी डब्ल्यूबीसी के प्रमुख कार्य क्या है?
अभी देखो मैंने चर्चा की डब्ल्यूबीसी के क्या कार्य हैं, थोड़ा सा जल्दी हम चर्चा करते हैं डब्ल्यूबीसी पे क्या कार्य हैं। पहला कार्य मैंने क्या बताया था, प्रतिरक्षा का निर्माण। किसका निर्माण करती है ये, प्रतिरक्षा का निर्माण। रोग कारकों को नष्ट करती है, किसको नष्ट करेगी, रोग कारकों को नष्ट करती है। इसीलिए तो डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम है, ध्यान रखना, सैनिक कोशिकाएं, सैनिक सेल्स। यानी जो आप तो सैनिक का क्या कार्य है, दुश्मनों को मारना, तो डब्ल्यूबीसी भी क्या करती है, जो अपनी बॉडी के दुश्मन है उनको नष्ट करती है, इसलिए इनको सैनिक सेल्स भी बोला जाता है। तीसरा कार्य मैंने आपको बताया, इफेरिन, स्टामिन, सीरोटोनिन प्रोटीन का स्रावण। और भी बहुत कार्य हैं, एलर्जी क्रियाओं से प्रोटेक्ट करेंगी, अलग अलग इनके कार्य हैं, बक्षकाणु का कार्य करती हैं। यानी इनको एक शब्द में हम बोल सकते हैं प्रतिरक्षा का निर्माण करती है, इनका मुख्य कार्य है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम प्लेटलेट्स के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे से निरंतर जुड़ते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।